हेलो बच्चों, कैसे हो। आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 16 प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और 11th में आप लगभग पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ अलग है। वो आप देखिए अलग क्या है। जैसे यहाँ पर जो है प्रोबेबिलिटी के बारे में ऑलरेडी आप जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, ठीक है। जैसे सपोज दैट मेरे पास में एक कॉइन है, अगर उस कॉइन्स को हम हेड और टॉस करेंगे तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि बेटा व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछिए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर PE, ई फॉर इवेंट होता है, तो PE इज इक्वल टू आपका फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। ये फेवरेबल आउटकम्स क्या होते हैं? फेवरेबल का मतलब होता है बेटा जो हमें प्राप्त करना है, मींस हेड आने के लिए पूछ रहा है, तो हेड आने के लिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हेड। तो फेवरेबल हमारा कितना हुआ, हेड। हेड कितनी बार है, ओनली 1 टाइम्स, तो आपने लिखा 1 अपॉन टोटल आउटकम्स कितने हैं यहाँ पर 2, तो इसलिए हो गया 1/2। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो 1/2। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, इट मीन्स ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि टेल भी आपका कितनी बार है, ओनली 1 टाइम से। समझ में आ रहा है? तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एनी इवेंट, ठीक है ना, इज इक्वल टू हमेशा 1 होती है। आने की और ना आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, 1। जैसे यहाँ पर लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो 1/2 हो गया। अगर इसका मतलब मैं कहूँ कि हेड आने की ना आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, अगर हेड नहीं आएगा तो बेटा क्या आएगा, टेल आएगा, सिंपल सी बात है। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं PH0 इज इक्वल टू, तो ये लिखेंगे तो आप ध्यान रखो नॉट के लिए क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E0 इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एनी इवेंट, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात, ये कितना हो जाता है 1 माइनस 1/2, तो भी आप बताइए आंसर कितना आता है आपका, 1/2 आता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है बेटा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर यहाँ से E0 निकालना हो तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E हो जाएगा। अंडरस्टूड। सेकेंड, आपको ये भी ध्यान रखना है कि कभी भी प्रोबेबिलिटी जो है कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। 1 के इक्वल हो सकती है लेकिन 1 से कभी ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लेस देन इक्वल टू 1, और सेकंड कंडीशन ये है कि प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। याद रखेंगे बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगी, प्रोबेबिलिटी कभी 0 से कम नहीं होगी। ओके बेटा। अब देखो ये तो कंडीशन हो गई, लेकिन मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास 2 कॉइन्स हैं और उन 2 कॉइन्स को थ्रो किया गया, ठीक है बेटा। अगर 2 कॉइन्स को थ्रो करेंगे तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे, टोटल आउटकम्स का मतलब हो गया सैंपल स्पेस, ठीक है ना। तो S इज इक्वल टू आप देखिए निकालोगे तो हेड हेड, दोनों कॉइन्स पर हेड आ सकता है, दोनों पर हेड और टेल हो सकता है, फिर बेटा पहले पर टेल दूसरे पर हेड हो सकता है, और दोनों पर टेल हो सकता है। ये कंडीशन हो सकती हैं हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और हेड हेड। ये कंडीशन जब आपसे कहा जाए कि आपने किन्हीं 2 कॉइन्स को थ्रो किया है, 2 कॉइन्स को थ्रो करने पर जो आने वाली कंडीशन है वो ये है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, NS इज इक्वल टू 4।
NS इज इक्वल टू 4, जिसे हम कहते हैं टोटल आउटकम्स। नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स इज 4, सेकेंड कंडीशन। अब मैं कहूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड, व्हाट इज द probability of getting at least one head। अब ध्यान से देखो, आपसे पूछा गया है कि कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, कितनी? एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर बेटा हम देखेंगे कि वन हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, सबसे पहले एक हेड देखेंगे। इसमें तो दोनों हेड हैं, वो टेल है, इसको तो हम इंक्लूड ही नहीं करेंगे क्योंकि हेड की बात कर रहे हैं। तो कम से कम एक हेड का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो देखिए हेड टेल, एक हेड है, फिर टेल हेड। देखिए इसमें भी एक हेड है, लेकिन अब यहाँ पर हेड हेड, भाई दोनों भी हेड हो सकते हैं, दोनों भी हेड हो सकते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 कितने? 3 कंडीशन बन गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो इवेंट हैं आपके कितने हुए? 3। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी P एट लीस्ट वन हेड इज इक्वल टू 3/4। कितनी होगी बेटा? 3/4। अगर मैं यहाँ पे कहता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड, एट मोस्ट वन हेड मतलब अधिक से अधिक एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो वो भी आपकी 3/4 ही होती, क्योंकि उसने कहा अधिक से अधिक एक हेड हो। तो देखो भैया अधिक से अधिक एक हेड है, अधिक से अधिक एक हेड है, और एक भी हेड नहीं है। तो ये ध्यान रखो, हम इसको भी इंक्लूड करेंगे कि इसमें एक भी हेड नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? टोटल आपके कितने? 4, ये कितने आपके? 3, तो ये हो गया आपका 3/4। ओके बेटा। लेकिन अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो 12th क्लास में आपकी प्रोबेबिलिटी है वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। उसमें कोई कंडीशन गिवन होगी, जैसे इफ A एंड B आर 2 इवेंट। आपके पास में A और B कोई 2 इवेंट दिए गए हैं, ठीक है। एक इवेंट A है और दूसरा इवेंट B है। इवेंट 2 इवेंट्स एसोसिएटेड विद सेम सैंपल स्पेस। सेम सैंपल, दोनों के जो सैंपल स्पेस हैं वो क्या है? सेम है, ठीक है। सेम सैंपल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट में A और B दोनों के जो सैंपल स्पेस हैं वो क्या है? सेम है। द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट A। क्या कहा उसने? एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि उसमें कोई कंडीशन दी जाएगी। क्या दी जाएगी? उसमें एक कंडीशन फिक्स होगी, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही आपको करना है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ये ध्यान रखना है। जैसे इसमें कंडीशनल इवेंट A गिवन, उसने कहा कि इवेंट A गिवन, ठीक है, दैट B हैज अकर्ड। तो B पहले से ही अकर्ड हो चुका है, मीन्स B जो घटना है, इवेंट है, पहले से अकर हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से कंडीशन उसने कहा कि B ऑलरेडी अकर्ड, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ A। A गिवन है लेकिन B अकर्ड, B की घटना घटित हो चुकी है। समझ में आ रहा है? B की घटना जो है ऑलरेडी घटित हो चुकी है। तब आपसे कहा है कि आप जो है प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए जब A दिया है और B अकर्ड हो चुका है, ठीक है। ऐसी कंडीशन जब होगी तो हमारा जो लिखने का तरीका होगा बेटा, वो देखिए, उस समय हम किस तरह से लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B ऑलरेडी अकर्ड, B हैज अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A is given when B already
occurred is equal to probability of A intersection B upon probability of B। बात समझ में आ रही है? उसने क्या कहा? B ऑलरेडी अकर्ड, B घटित हो चुका है। B जो घटना है पहले से घटित हो चुकी है, ठीक है ना, और A गिवन है, A गिवन है, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में जब इसे लिखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B हैज ऑलरेडी अकर्ड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। एंड कंडीशन और होती है इसमें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इसको और भी लिखा जा सकता है बेटा, N A इंटरसेक्शन B अपॉन N B। ये ध्यान रखना है, चाहे आप इसे लिख दें और चाहे आप इसे लिख दें, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। अब देखो कैसे, जैसे मान लीजिए कोई ए इवेंट दिया गया है, ठीक है, इवेंट ए दिया है और दूसरा इवेंट आपका बी दिया है। एक इवेंट ए है और दूसरा इवेंट बी है। अब उसने क्या कहा, उसकी बात को समझो। इवेंट ए और इवेंट बी है। अब सैंपल स्पेस क्या होंगी? ए और बी। ए और बी जो इवेंट हैं, एक उसमें होगा सैंपल स्पेस, और इसे अगर नंबर ऑफ हमें इवेंट्स लिखने हैं तो एन एस लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह से इसको एन बी लिखेंगे और इसी तरह से इसको लिखेंगे एन ए। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? अब ये कंडीशन दी गई है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी। अब देखो भैया, सिंपल सी बात है, आपने क्या किया, एन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई एन एस अपॉन एन बी डिवाइड बाई एन एस। अगर इसे डिवाइड करेंगे आपको मालूम है कि ये क्या हो गया, P, और ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ B। क्योंकि जब हम सैंपल स्पेस से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तब हमें क्या मिलेगी, प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब है कि अगर हम कहीं इसे लिख देंगे तो ये भी हमारा सही होगा, ये गलत नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कंडीशन गिवन होती है, उस गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस को करना है। ये बात समझ में आ रही है? ओके। अब देखिए बेटा, ये फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ S बाई B, S when B already occurred is equal to probability of B when B already occurred is equal to 1 होता है, ठीक है। अब कैसे होता है ये देखिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए फर्स्ट आपका है ये प्रोबेबिलिटी S when B already occurred। तो अब आप बेटा ये देखो कि यहाँ पर जो लिखने का तरीका है, प्रोबेबिलिटी इन दोनों का इंटरसेक्शन, S इंटरसेक्शन B अपॉन कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब यहाँ देखें कि S और B सैंपल स्पेस जो दिए गए हैं और एक सेट आपका B है, दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो B आएगा। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू 1। सेम एज ए, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ B व्हेन B ऑलरेडी अकर्ड, तो सेम एज ए इसमें P B इंटरसेक्शन B अपॉन B। अरे भाई देखो, सिंपल सी बात है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन B होगा, तो ये हो गया आपका B अपॉन ये आपका B इज इक्वल टू कितना आएगा, 1। अंडरस्टूड?
पॉइंट नंबर 2, P A बाई B इज इक्वल टू 1 माइनस P A बाई B। अब देखिए यहाँ पर आपको मालूम है प्रॉपर्टी S बाई B, S बाई B इज इक्वल टू कितना होता है 1। यहाँ आप कितना लिखोगे, S इज इक्वल टू A यूनियन A डैश। ओके, अब देखो अगर इतना लिख दिया तो P S की जगह आपने A यूनियन A डैश बाई B इज इक्वल टू कितना 1। अब बेटा आपको मालूम है कि अगर यूनियन लगा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B नॉट इज इक्वल टू 1 when A and A not are disjoint sets। A और A डैश क्या है आपके डिसजॉइंट सेट है। ऐसी कंडीशन में आप इसको ये लिखेंगे, नहीं तो आपका माइनस A इंटरसेक्शन A नॉट आता आपका। तो यहाँ पर ये हो गया, आपको वैल्यू इसकी फाइंड करनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट B इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B, और यही आपको प्रूव करना था। ये देखिए सेकंड वाला पॉइंट। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 देखें बेटा, यहाँ पे है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B अपॉन C। कहने का मतलब है बेटा कि जब आपके 3 सेट्स दिए हों, जब 3 सेट्स दिए हों उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो उस कंडीशन के लिए सबसे पहले आप इसे कितना लिखेंगे। इसे लिखने का तरीका क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इंटरसेक्शन C अपॉन C, इतना ही है। अब ज़रा ध्यान से देखें आप, जब आप इसे इतना लिखेंगे तो फिर इसको कितना लिखेंगे, यहाँ से देखें ये कितना लिखा जाएगा बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन C यूनियन, फिर आपने क्या किया B इंटरसेक्शन C अपॉन में कितना है C। समझ में आया? ये लिखा हुआ है, मतलब इसको हम इतना लिख सकते हैं, ये आपका इंटरसेक्शन, ये आपका इंटरसेक्शन और ये आपका यूनियन बाई C। अब आपको मालूम है कि इसका जो फॉर्मूला होता है P A इंटरसेक्शन C बाई C प्लस P B इंटरसेक्शन C बाई C माइनस यहाँ पर माइनस P A इंटरसेक्शन C, ठीक है, इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C बाई C, ठीक है। अब देख सकते हो आप ये जो लिखा हुआ है बेटा, ये एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, P A इंटरसेक्शन C बाई C प्लस P B इंटरसेक्शन C बाई C माइनस P। अब यहाँ देखो कितना है आपका A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तो इसे हम लिखेंगे यहाँ पर A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C अपॉन C, राइट। अब आपको मालूम है कि इसे कितना लिखा जा सकता है, अगर हम इसको ये लिख सकते हैं तो इसको इतना भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये वाला जो पार्ट है ये हो गया। अब इससे हमें ये लिखना है तो ये कितना हो गया बेटा, P
सी तो नीचे ऑलरेडी रहेगा, ऊपर कितना आएगा ए, तो ए बाई सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ देख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी बाई सी। ये जो फॉर्मूला है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बाई सी। ये आपको याद रखना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बेटा। देखिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 16.1। कौन सी एक्सरसाइज? 16.1। तो 16.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए आप, इसमें कहा गया है कि इफ PA is equal to 7/13, PB is equal to probability of B is equal to 9/13 and probability of A intersection B is equal to 4/13। और आपसे कहा गया बेटा कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B। देखियो बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके सामने कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है। तो आपसे उसने कहा कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑलरेडी अकर्ड। तो आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी अकर्ड इज इक्वल टू होता क्या है, तो ये आपको लिखना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है बेटा, बहुत ही इजी है। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि हम इसे करेंगे कैसे। सिंपल क्या है कि इसको करना कैसे है। तो यहाँ आप देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 4/13। इसके बाद में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 9/13। 13 से 13 कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 4/9। इजी क्वेश्चन है, सिंपल सा। ठीक है, आपको जो गिवन है ठीक है उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है कि फाइंड भी करना क्या है। तो ए बाई बी, और ए बाई बी का जो फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इफ पी बी इज इक्वल टू 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.32, तब उसने कहा कि आप बेटा फाइंड कीजिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। भाई देखो क्या कह रहे हैं वो, आपसे उसने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी फाइंड करनी है, जबकि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है। ठीक है, ये फाइंड, इस सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखें। क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अरे भाई ये तो आपको दिया है, कितना है 0.32, और ये भी आपको गिवन है 0.5। अब देखें यहाँ पर ओके, पॉइंट से पॉइंट गया, ये रह गया आपका 32/50। कुछ कैंसिल हो सकता है, 2 से कर दीजिए, ये 16, ये 25। अब कैंसिल नहीं होगा तो आप लिख सकते हैं 16/25। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि इफ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इफ 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/13, 5/13, और उसने कहा है कि ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन ए बाई बी इज इक्वल टू 2/5। तो आपको फाइंड करना है ए यूनियन बी, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अरे भाई सिंपल सा है कि सबसे पहले आपको क्या करना है,
देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी हो जाएगी, 5/2 नीचे जाएगा, 13 × 2 ये हो गया 5/26। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 5/13, राइट। इसके बाद में ये हो गया, ये हो गया, और ये आपको ऑलरेडी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B इज इक्वल टू 2/5। अब प्रॉब्लम ये है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो आप ये देख सकते हैं कि A मालूम है, B मालूम है, A इंटरसेक्शन B नहीं मालूम है, तो A इंटरसेक्शन B की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो आप P A/B इज इक्वल टू P A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B होता है। ये कितना है, 2/5, ठीक है। ये कितना है पता ही नहीं है, अपॉन ये कितना है B 5/13, राइट। 5/13 आ गया, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई 2/5 इंटू 5/13 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। 5 से 5 कैंसिल, बच्चा 2/13 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, राइट। इस वैल्यू को यहाँ पुट करना है और सभी वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है। तो आपने क्या किया, देखिए ये निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A 5/26 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B बेटा 5/13 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B 2/13। सभी के नीचे 13 13 13, तो आप देख सकते हैं एलसीएम कितना, पहले तो 5/26 यहाँ प्लस 3/13, ये 26 है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी 26 हो गया, तो 5 + 6/26 इट इज़ 11/26। तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B कितना हो गया, 11/26। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इफ PA, देखिए यहाँ पर PA इज इक्वल टू 0.6, फिर उसने कहा PB इज इक्वल टू कितना है 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 0.2। अब उसने कहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A when B already occurred ये फाइंड करना है, दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ B when A already occurred। देखें इजी है, कैसे, A/B का मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ठीक है। चलो भैया देखिए ये कितना है 0.2 गिवन है, तो यहाँ पर आपने 0.2 लिख दिया अपॉन, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ B 0.3 पॉइंट गया, ये आ गया 2/3। सेकेंड, इसको कितना लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A, जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा। अब ये ध्यान रखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A।
इन प्रोबेबिलिटी को हटा दो तो आप देखिए ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए में कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब है कि इसकी जो वैल्यू है वो भी सेम रहेगी। तो पी तो ये जो वैल्यू है ये भी 0.2 ही रहेगी। तो ये हो गया 0.2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.6 कैंसिल, ये बचा आपका 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b बाई ए इज इक्वल टू 1/3। एट लास्ट क्वेश्चन बेटा देखें, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या है? इफ पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.8, probability of B 0.5 and probability of B by A is equal to 0.4। फर्स्ट आपको फाइंड करना है probability of A इंटरसेक्शन B। सेकेंड बेटा आपको फाइंड करना है probability of A by B। और थर्ड आपको फाइंड करना है P ए यूनियन बी। इतना आपको फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, जबकि आपको मालूम है कि इसमें गिवन है बी बाई ए। तो मैं क्या लिखूंगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, ये आपका है फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी जबकि आपको गिवन है, यहाँ पर ए गिवन है, बी गिवन है, बी बाई ए गिवन है। तो बी बाई ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इतना लिखेंगे। अभी आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दोनों क्या है? सेम है। जब ये दोनों सेम है इसका मतलब ये जो वैल्यू होगी आपकी वो भी सेम होगी। तो यहाँ पर देखिए बी बाई वे कितना? 0.4। ये आपको फाइंड करना है बी इंटरसेक्शन ए अपॉन में ए कितना है आपका? 0.8। अगर हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपको 0.4 इंटू 0.8 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। अब मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 32 ये 0.32 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। जबकि फाइंड आपको ये करना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.32 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आया? चाहे बी इंटरसेक्शन ए हो या ए इंटरसेक्शन बी हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। आगे देखिए, नेक्स्ट आपसे कहा गया है कि बी बाई ए फाइंड करना है। जब बी बाई ए फाइंड करेंगे तो इसको कितना लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अभी फाइंड किया 0.32 अपॉन ये कितना है? 0.5। देखो बेटा 0 लगा दिया, डेसिमल हट जाएगा, बचेगा 32 अपॉन 5 0। ये कट गया 16, इट इज़ 25, देन 16 अपॉन 25। नेक्स्ट ए यूनियन बी पूछा है। अब ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए कितना है? ए देखेंगे आप 0.8, बी कितना है? 0.5 माइनस ये आपका 0.32
2, दोनों को ऐड कर दीजिए 0.8 और 0.5, ये हो गया बेटा 1.3, कितना 1.3 माइनस 0.32, आप देख सकते हो जब माइनस करेंगे तो ये 8, यहाँ बचा 2, ठीक है, 12 में से 3 गया 9, 0.98, कितना हुआ 98, ये आपका 0, ये आपका 12 एंड 13, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 0.98, ए बाई बी आपका 16/25। तो इस तरह से बेटा चैप्टर 16 जो है उसके 5 क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड जो फॉर्मूलाज हैं उन सभी को आपने देख लिया, इनको सही ढंग से अपनी फेयर नोटबुक में सॉल्व करना है। ओके।